नमस्कार, 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापेमारी की। बात करेंगे हिमाचल पहुंची प्रियंका गांधी के दौरे की, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों की, साथ ही जानेंगे इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक और आप व कांग्रेस के बीच सामंजस्य बिठाने पर राघव चड्ढा के बयान की। वहीं बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर आंध्र हाईकोर्ट के दिए गए फैसले की। इसके अलावा दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों से भी कराएंगे आपको रूबरू, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस ने कहा अब तक नहीं मिला सत्र का एजेंडा। 12 दिन के दुबई और स्पेन दौरे पर गई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। इस दौरान इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा कि अगर लोगों का समर्थन मिला तो हम कल जरूर सत्ता में आएंगे। केरल में फिर निपाह वायरस का खौफ। कोझिकोड में 2 लोगों की मौत के बाद 3 और जिले कन्नूर, वायनाड और मलप्पुरम में जारी किया गया अलर्ट। 7 ग्राम पंचायतों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 1 जवान और एसपीओ की भी गई जान। राजौरी और अनंतनाग में ऑपरेशन जारी। सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अदालत ने खारिज की विधायक की जमानत याचिका। लोकसभा चुनाव करीब आते ही देश के अलग अलग हिस्सों में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भी हरकत में आ गए हैं। इन सरकारी एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं यूपी में घोसी विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार से सरकार काफी बेचैन है। इसकी एक झलक आज सुबह उस समय भी देखने को मिली जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी कर दी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के अलग अलग ठिकानों पर आज सुबह आयकर विभाग ने छापे मारे। जानकारी के मुताबिक रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर और लखनऊ में आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। साथ ही आजम खान के जौहर ट्रस्ट में अंजाम की गई गड़बड़ियों के सुराग तलाशे गए। इस पूरे मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि सरकार जितनी कमजोर होगी उतना ही विपक्ष पर छापे बढ़ते जाएंगे। आपको बता दें 6 महीने पहले आयकर विभाग ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के आयकर हलफनामे की फिर से जांच शुरू की थी। दरअसल आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए आयकर हलफनामे में कई गड़बड़ियां मिली थी। वहीं तंजीन फातिमा के बैंक खातों में भी तमाम गड़बड़ियां जांच में सामने आई थी और इन खातों में तमाम संदिग्ध लेन देन का पता चला था। साथ ही जौहर ट्रस्ट से हुए तमाम संदिग्ध लेन देन का पता भी चला था। बताते चले कि आयकर विभाग और ईडी करीब 3 साल से आजम खान और उनके परिजनों और जौहर ट्रस्ट की गहनता से पड़ताल कर रही है। फिलहाल इस मोदी सरकार में विपक्षी नेता लगातार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के निशाने पर रहे हैं। 2 दिनों के हिमाचल दौरे पर पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज शिव बावड़ी मंदिर के पास हादसे वाली जगह पर पहुंची, जहां लैंडस्लाइड के बाद 20 लोगों की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई थी, जहां उन्होंने जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका ने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। क्या कुछ कहा कांग्रेस नेत्री ने, देखिए इस रिपोर्ट में। हादसे वाली जगह पर पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। ऐसे में मदद करते वक्त केंद्र ये ना देखे कि हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है या बीजेपी की। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। प्रदेश के लोगों की खुलकर मदद करे। पहाड़ों पर लोग त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यदि राष्ट्रीय आपदा घोषित करती है तो इससे हिमाचल की और मदद हो जाएगी। हिमाचल सरकार भी विधानसभा के मानसून सत्र में इसे लेकर प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजेगी। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका ने कहा कि हिमाचल के लोग आपदा से जूझ रहे हैं, यहाँ के लोग राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे वक्त में मोदी सरकार ने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करके बागवानों को झटका दिया है। प्रदेश के सेब बागवानों पर इसकी मार पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर स्थिति खतरनाक है। हिमाचल के लोग श्रमदान करके सड़कें एवं रास्ते बना रहे हैं, राहत कोष में खुलकर दान दे रहे हैं। केंद्र सरकार को भी प्रदेश का साथ देना चाहिए। गौरतलब है कि दौरे के पहले दिन प्रियंका गांधी ने कुल्लू, मनाली और मंडी के पंडोह में भी आपदा प्रभावितों का दर्द जाना था। वहीं आज दूसरे दिन शिव बावड़ी मंदिर के बाद प्रियंका गांधी शिमला के कृष्णानगर भी पहुंची थी।
लोकसभा चुनाव में अब कोई ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यही वजह है कि सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। विपक्ष इंडिया गठबंधन के जरिए भाजपा को कड़ा मुकाबला देने की सोच रहा है। इस बीच अब कांग्रेस की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। विस्तार से जाने की क्या है पूरा मामला। कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में खुद को मजबूत करना चाहती है। इसके लिए पार्टी हर राज्य में फोकस कर रही है, लेकिन पार्टी का अधिक फोकस इस बार उत्तर प्रदेश पर भी है, क्योंकि यहां पार्टी चुनाव दर चुनाव कमजोर होती जा रही है। यही वजह है कि अब प्रदेश में दलित वोटों को साधने के लिए पार्टी एक नया दांव चलने की सोच रही है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस यूपी से दलित वोटों को साधने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव मैदान में उतार सकती है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश के इटावा और बाराबंकी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि राज्य की आरक्षित सीटों में से है, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि इससे न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि इंडिया गठबंधन को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि राज्य में मायावती की पार्टी बीएसपी की पकड़ पिछले कई सालों से फीकी पड़ी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस अब मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी से अपना उम्मीदवार बना सकती है। खड़गे दलित समुदाय से ही आते हैं और एक बड़ा नेता होने के नाते उन्हें चुनाव में इसका फायदा भी मिल सकता है। फिलहाल अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जाहिर है कि सपा और कांग्रेस एक साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे, जबकि मायावती अभी तक किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी है। ऐसे में अगर बसपा अकेले और सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो संभव है कि इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की हिरासत पर 18 सितंबर पर रोक लगा दी गई है। ये रोक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लगाई है। हालांकि नायडू जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आंध्र हाई कोर्ट ने एसीबी कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाते हुए सीआईडी को चंद्रबाबू नायडू को 18 सितंबर तक हिरासत में न लेने का आदेश दिया है। फिलहाल पूर्व सीएम तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। नायडू की गिरफ्तारी के बाद से उनके समर्थक लगातार विरोध जता रहे हैं। समर्थक सड़क से लेकर के प्लेन तक में पूर्व सीएम के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में तेलुगु देशम पार्टी ने राज्य में बंद भी बुलाया था। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने 9 सितंबर को 371 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार किया था। इसके खिलाफ चंद्रबाबू के वकीलों ने हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई थी। उन्हीं पर सुनवाई करते हुए आंध्र हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में आप और कांग्रेस दोनों ही शामिल हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब 2 जगहों पर सरकार है और दोनों जगहों पर पार्टी कांग्रेस को हटाकर ही सत्ता में आई है। ऐसे में दिल्ली और पंजाब में दोनों पार्टियों के बीच क्या सीट बंटवारे को लेकर संतुलन बन पाएगा या नहीं? क्या दोनों दल इन दोनों राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं? ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में घूम रहे हैं। अब इन्हीं सवालों का जवाब दिया है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने। क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा के तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है। आप किसी व्यक्तिगत चुनावी महत्वाकांक्षा के लिए गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। देश महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा है। ऐसे में देश को ऐसी सरकार की जरूरत है जो इन चुनौतियों को हल कर सके। चड्ढा ने कहा कि देश भर में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये अभी तय नहीं हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर अभी इंडिया गठबंधन में कोई चर्चा नहीं हुई है। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन में अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। यही वजह है कि आप और कांग्रेस के दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे पर टकराव के आसार जताए जा रहे हैं, जिस पर अब राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की आज पहली बैठक हुई। इस बैठक में सीट बंटवारे एवं पीएम पद समेत तमाम मुद्दों पर मंथन हुआ और चर्चा की गई। एनसीपी चीफ शरद पवार के दिल्ली आवास पर हुई इस बैठक में क्या कुछ कहा गया, देखिए इस रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति में 14 सदस्य शामिल हैं, लेकिन बैठक से पहले ही सीपीआई और टीएमसी इसमें शामिल ना होने की जानकारी दे चुके थे। नतीजतन ये दोनों ही दल शामिल नहीं हुए। टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी को बैठक में शामिल होना था, लेकिन ईडी के समन की वजह से वो इस बैठक में शामिल नहीं हो सके।
कोऑर्डिनेशनल कमेटी में शरद पवार, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, डीएमके के टीआर बालू, जेएमएम नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, आप सांसद राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली खां, जेडीयू के ललन सिंह, सीपीआई के डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। ईडी, सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर सीएम सोरेन ने कहा कि कई शक्तिशाली संस्थाएं विपक्ष के इशारे पर मुझे परेशान करने की कोशिश में हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाएंगे। सोरेन ने क्या कुछ बोला है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ भाजपा को निशाने पर लेते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं देश का एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री हूं, इसीलिए विपक्ष लगातार मेरी सरकार को अस्थिर करने में लगा है। सीएम ने कहा कि अन्याय और शोषण का विरोध हो या फिर हक अधिकार की लड़ाई, आदिवासी मूलवासी ना कभी झुके हैं और ना कभी झुकेंगे। हर मोर्चे पर संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सीएम ने आगे कहा कि सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उद्योग लगवाने वालों को सरकार की ओर से कई सुविधाएं दी जा रही हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 15 सितंबर को सुनवाई होनी है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने सीएम को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। चीन द्वारा लद्दाख की जमीन पर कब्जा जमा लेने के मामले को लेकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भाजपा और पीएम मोदी पर करारा हमला बोला है। साथ ही स्वामी ने ये भी कहा है कि वे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भाजपा सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि चीन ने लद्दाख की 4067 वर्ग मीटर जमीन हड़प ली है। मोदी सरकार चीन पर सच्चाई बताएं, इसके लिए वो अदालत का सहारा लेंगे। स्वामी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, चीनियों ने लद्दाख में 4067 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली है, तो भी क्या मोदी यही रट लगाएंगे? कोई आया नहीं। मैं संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख करूंगा ताकि मोदी सरकार ये सच्चाई बताए कि मोदी ने कैसे चीन के सामने सरेंडर कर दिया। स्वामी से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी चीन के लद्दाख की जमीन कब्जाने की बात कह चुके हैं और इसको लेकर भाजपा सरकार पर हमला भी बोल चुके हैं। लेकिन अब भाजपा नेता स्वामी ने भी इस बात को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि बीते 3 वर्षों से पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव है। चीनी सैनिकों ने एलएसी पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब भारतीय सैनिकों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके बाद गलवान घाटी में दोनों सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। फिलहाल अब चीन द्वारा लद्दाख की जमीन हड़पने की बात पर मोदी सरकार लगातार निशाने पर बनी हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में आपके लिए इतना ही। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4PM। धन्यवाद।